Acha, so yesterday we basically talked about the different definitions that we are supposed to know as part of this chapter, which were biodiversity, species, ecosystem, community, habitat, population, niche. And we also talked about how we can assess biodiversity with respect to the species diversity, genetic diversity, and ecosystem diversity. All these three levels can help us in assessing the overall biodiversity of either the earth or a specific area. Then we talked about the reasons why it is important to maintain biodiversity. We talked about that biodiversity में हमारे पास animal resources आ जाती हैं, animals आ जाते हैं, plants आ जाते हैं. They all are basically collectively forming the biodiversity for us. And we rely on animals, we rely on plants for different purposes. उनमें आपके पास tourism आ जाता है, medical benefits आ जाते हैं, food क्या कहते हैं, food supply आ जाती है. Plants and animals are a source of food. टूरिज्म हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है. इकोलॉजिकल रीजंस क्या होता है कि हमारे पास इकोसिस्टम की सस्टेनेंस के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है क्या कहते हैं वो मेंटेन रहे. कमर्शियल रीजंस में ये चीजें आ जाती हैं कि हमारे पास अगर हम क्रॉसिंग कर रहे हैं, हम डिफरेंट किस्म के जो ट्रेड्स वाले स्पीसीज हैं उनको आपस में क्रॉस करके हाइब्रिड्स बना रहे हैं, तो एक तरह से हम अपनी डाइवर्सिटी इंक्रीज कर रहे हैं और अपनी क्या कहते हैं कमर्शियल सक्सेसेस या कमर्शियल प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहे होते हैं अगर हम अपनी फूड सप्लाईज को इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट वी स्टडीड यस्टरडे. आज हम कल हमने अंडरस्टैंड कर लिया था कि क्यों जरूरी है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना. आज हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट मेजर्स आर बेसिकली टेकन टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी. हाउ डू वी कंजर्व हाउ डू वी कंजर्व एनिमल and plants species. Again, not a very hard topic. Pretty easy to understand. And also not very long. Animal conservation is something जो हम बहुत familiar भी होता है उससे और इसको समझना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता. उसकी वजह ये है कि एनिमल की जो कंजर्वेशन होती है, अगर हम बात करें एनिमल कंजर्वेशन की, लेट मी यूज अनदर कलर. इफ वी टॉक अबाउट एनिमल कंजर्वेशन, हमारे पास हम एनिमल्स को कंजर्व किस तरह से कर रहे होते हैं. बेसिकली कंजर्वेशन हम कर भी स्पेसिफिकली उन स्पीसीज की रहे होते हैं जो कि इंडेंजर्ड है. वो स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन हद से ज्यादा लो हो गई है एंड वी आर अफ्रेड दैट दे माइट गेट एक्सटिंक्ट. उन एनिमल्स और उन प्लांट स्पीसीज की हम कंजर्वेशन स्टार्ट कर देते हैं, हम उनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड वी वांट कि हम उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाएं, क्योंकि अगर उनकी पॉपुलेशन को हम बढ़वा सकेंगे तो हम उनका जो ओवरऑल इंडेंजरमेंट वाला थ्रेट है उस थ्रेट को रिड्यूस कर सकेंगे, उस थ्रेट को ओवरकम कर सकेंगे. So how do we conserve animals? सबसे पहले this methodology you guys might be common, you might be common for you guys and you guys might have also visited zoos. Again ethical debate आ जाती है कि animals को zoos में captivate करना क्या अच्छी चीज है बुरी चीज है. Again it's a debatable topic. गुड साइड्स भी हैं, बैड साइड्स भी हैं, बट जूस में अगर हम एनिमल्स को रखेंगे, हम एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में एनिमल्स को रखेंगे, सो हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके नेचुरल प्रेडेटर्स. फिर हमारे पास बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज उनको खाना नहीं मिल रहा. उनकी क्या कहते हैं जिस प्रे पे वो फीड करते थे शायद वो प्रे एक्सटिंक्ट हो गया है, इंडेंजर हो गया है, उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है. सो दीज एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स माइट नॉट हैव फूड, माइट नॉट हैव प्रे, और these animals have lots of predators और उन predators की वजह से क्या कहते हैं ये animals का जो नंबर है वो बहुत कम हो गया है. या फिर कोई ऐसी डिजीज है या ये कोई हेल्थ रिस्क पे है जिसकी वजह से ये नेचुरली सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं. तो जब हम उनको कैप्टिवेट कर लेते हैं ना तो एक तो हम उनको प्रेडेशन से बचा लेते हैं, फिर हम उनको क्या कहते हैं फूड प्रोविजन हम उनको दे देता है, मतलब उनको अपना खाना ढूंढने के लिए, हंट करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा इफ उनके इलाके में फूड अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो गई है. इंस्टेड उनको हम खाना खुद सर्व कर देंगे, पका पकाया खाना, या अगर उनका जो भी फूड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो जू की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, उन एनिमल्स को उनका खाना रोज की बेसिस पे, नीड की बेसिस पे मिल रहा होगा. सो वी प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेशन. सो हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेशन हो जाती है.
nutritional conditions are met, nutritional or food requirements are met. Then हमारे पास क्या कहते हैं, another thing is that if we want to increase any species population, हमें किसी की भी population increase करनी है, तो population को increase करवाने के लिए reproduction करवाना जरूरी है, ठीक है। तो हमारे पास जब हम animals को captivate कर लेते हैं, तो what we do is हम उनकी captive breeding शुरू कर देते हैं। नाउ जूस में ऑब्वियसली एनिमल्स आर कैप्टिवेटेड। हमारे पास जूस आप लोगों ने या तो मूवीज में देखे होंगे या खुद से कभी विजिट किया होगा, तो आपने देखा होगा कि एक केज जैसा होता है, एक छोटा सा एरिया, छोटा नहीं, लाइक एक पर्टिकुलर एरिया डेजिग्नेटेड होता है, एंड उस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीसी के दो तीन एनिमल्स रखे हुए होते हैं, दो तीन ऑर्गेनिजम्स रखे हुए होते हैं, या उससे ज्यादा रखे हुए होते हैं, डिपेंडिंग कि कितना एरिया अवेलेबल है। एंड देयर केज्ड ओवर देयर, आप उनको दूर से देख सकते हो, केज के दूसरी तरफ से देख सकते हो, वो आपको केज के दूसरी तरफ से देख सकते हैं, बट दे आर कैप्टिवेटेड। सो हमारे पास जूस में एक तो हम उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करवा सकते हैं। नाउ कैप्टिव ब्रीडिंग एज द नेम सजेस्ट इज बेसिकली ये है कि आपने दो एनिमल्स को या दो से ज्यादा एनिमल्स को जो इंडेंजर्ड हैं, आपने उनको कैप्टिव कर लिया। फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि एक एनिमल स्पीसी है जिसके अभी अर्थ पे खाली 5 स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ यू नो दैट दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड यू डू नॉट वांट कि ये जो 5 एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, जब ये डाई कर जाएं तो हमारे पास इस पूरी स्पीसी का कोई भी मेंबर बाकी ना रहे और ये स्पीसी एक्सटिंक्ट हो जाए। सो वी वांट टू बेसिकली डिले, और वी बेसिकली वांट टू इंश्योर कि एक्सटिंक्शन हो ही ना। एंड अगर हम चाहते हैं कि एक स्पीसी एक्सटिंक्ट ना हो, सो वी नीड टू इंश्योर कि द स्पीसी इज ब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स, एंड उसकी जो लीनियज है, उसके जो नंबर्स हैं, वो इंक्रीज होते रहे। सो हमारे पास क्या कहते हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग में वी बेसिकली वांट टू इंक्रीज द नंबर्स ऑफ endangered species। अच्छा, अब इससे कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। किसी भी एनिमल को कैप्टिवेट करना, जू में रखना, उसको हम उसके एडवांटेजेस हमारे सामने, हम उसको प्रेडेशन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम उसको खाना दे रहे हैं, तो उसकी जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हैं वो मीट हो रही हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो आपस में मीट करे, अपने नंबर्स बढ़ाए। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, और हम इनकी हेल्थ मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं, हेल्थ ऑफ द एनिमल्स। और अगर हम कैप्टिव ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो हेल्थ ऑफ द मदर एंड फीटस आर मॉनिटर्ड। क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली आप किसी एनिमल, कोई एनिमल हॉस्पिटल नहीं जाएगा कि मेरी तबीयत खराब है, आप प्लीज मुझे चेक कर लो। ऑब्वियसली एनिमल्स अगर मॉनिटर्ड होंगे तभी हम उनकी हेल्थ को भी मॉनिटर कर सकते हैं। अगर वो कैप्टिव होंगे, अगर हम उनको क्या कहते हैं एक्सेस कर सकते होंगे, तभी हम उनकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। हम वाइल्ड एनिमल्स को, जो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, उनकी हेल्थ को मॉनिटर नहीं कर सकते, और वो ऑर्गेनिजम्स खुद से भी हेल्थ रिसोर्सेज की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। फिर हमारे पास एक जो चीज होती है वो ये होती है कि a lot of times captive breeding is not possible. Why is captive breeding not possible? It is because आपने दो animals को साथ रखा, you have kept them in the same environment, you have kept them in the same cage, in the same area, in the same room, but they're not interested in mating together. They do not want to mate. आपने बहुत कोशिश की, but वो मेट कर ही नहीं पा रहे हैं। So ये एक चैलेंज होता है कि अगर आप दो एनिमल्स को कैप्टिव कर भी लो, सो दे माइट नॉट लाइक देयर पार्टनर, एग्जैक्टली उनकी वाइब्स मैच नहीं हो रही हैं, और अगर उनकी वाइब्स मैच नहीं हो रही हैं तो वो मेट नहीं करेंगे। एनिमल्स आर लिविंग बींग्स, आप उनको एक हद तक क्या कहते हैं कंट्रोल कर सकते हो, एक हद से ज्यादा आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। मतलब आप चाहते हो वो मेट करें, लेकिन वो नहीं चाहते मेट करना, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि उन कंडीशंस में फिर वो मेट करें। सो एक चैलेंज जो कैप्टिव ब्रीडिंग का होता है वो ये होता है दैट हमारे पास क्या कहते हैं, द एनिमल्स माइट नॉट वांट टू मेट टुगेदर, ठीक है, वाइब्स मैच नहीं होंगी। अब हमारे पास इन दैट क्या कहते हैं situation, when the animals are not mating together, when they are captivated,
we would have to move towards assisted reproductive techniques. In assisted reproductive techniques को भी हम आज डिस्कस करेंगे, बट आई एम गोना होल्ड इट अप फॉर अ बिट. इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे. मैं थोड़े से और कैप्टिव ब्रीडिंग के चैलेंजेस की बात कर लेती हूँ. अच्छा, ऑल्सो हमारे पास एक, आप एनिमल को क्या कहते हैं, कैप्टिवेट कर दो. अब ये अगर इसको थोड़ा सा हम इंसानों के एनालॉजी से समझ लेते हैं, अगर हम इंसानों के पर्सपेक्टिव से समझे, एसेंशियली हम लोग भी किंगडम एनिमलिया को बिलोंग करता है. सो थिंक अबाउट इट, इफ एनीबडी इज कैप्टिवेटेड, आप किसी को उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट से, नेचुरल हैबिटेट से उठा लो और आप उसको एक केज में बंद कर दो. आप अपनी पसंद की जगह पे उसको ले आए हो और आपने उसको कैद कर दिया. डेफिनेटली दैट ऑर्गेनिज्म वुड बी अंडर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. ठीक है, पेन रिसेप्टर्स और थोड़े बहुत क्या कहते हैं फीलिंग्स इंसानों में भी, सॉरी जानवरों में भी होती हैं. तो हमारे पास क्या कहते हैं, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि कैप्टिव होने की वजह से, क्या कहते हैं, कैप्चर्ड होने की वजह से these animals are undergoing psychological and emotional distress. तो जब ये साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस से गुजर रहे होंगे, सो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट और इट इज कोरिलेटेड with the hormones. ठीक है, so it would affect the hormonal cycles. and अगर हम specifically female organisms की बात करें, so the menstrual cycles of the female organisms, which would make it more difficult to get these animals mate together, or even if they mate, it would become difficult for a pregnancy to sustain. तो हमारे पास साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस जो आता है किसी एनिमल को कैप्टिव करने से, उस साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस का डायरेक्ट इफेक्ट होगा उनकी हार्मोनल मेंस्ट्रुअल वेलबींग पर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या कहते हैं मीटिंग हो गई, या हमारे पास क्या कहते हैं सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस हो गए, हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस हो गए, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. ठीक है, सो कैन नॉट मेट, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, वाइब्स डोंट मैच. And even if the wives match, because of the psychological and emotional turmoil, they are unable to successfully reproduce. ठीक है. अच्छा, ऑल्सो मेटिंग बिहेवियर एक चीज होती है. मेटिंग बिहेवियर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म व्हेन दे आर मेटिंग, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स क्या होता है. सो ऑर्गेनिजम्स के ब्रीडिंग पैटर्न्स या उनके ब्रीडिंग सीजन में जो मेटिंग बिहेवियर होता है ना, वो यूनिक होता है. और उन मेटिंग बिहेवियर से आप क्या कहते हैं फिगर आउट कर सकते हो कि इज दिस ऑर्गेनिज्म इन हिज मेटिंग सीजन और नॉट, और इज दिस ऑर्गेनिज्म रेडी टू मेट विद द पार्टनर और नॉट. तो मेटिंग बिहेवियर ऑर्गेनिजम्स का होता है, तमाम ऑर्गेनिजम्स का होता है ना. हमारे पास अगेन साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से, एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का जो मेटिंग बिहेवियर है, द मेटिंग बिहेवियर ऑल्सो कैन चेंज. दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज विच कम्स विद क्या कहते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग, ड्यू टू change or stress. अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, हम क्यों कर रहे हैं कंजर्वेशन, हम क्यों नंबर्स बढ़ा रहे हैं, हम क्यों कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं. हम इसलिए कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, हम इसलिए नंबर्स बढ़ा रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे पास नेचुरल मैकेनिज्म के थ्रू, बिकॉज मेटिंग इज अ नेचुरल मैकेनिज्म के थ्रू हम इस स्पीसी के जो नंबर्स हैं, इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको इंक्रीज करें. और एम ये नहीं होता कि हम, बहुत दफा एम नेक नियति के साथ ये सारी कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं. नेक नियति के साथ हम कैप्टिव ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हम नहीं चाहते कि हम ऑर्गेनिजम्स को कैप्टिवेटेड रखें, कैप्टिव रखें जूस के अंदर और उनसे क्या कहते हैं पैसे कमाएं, टिकट चार्ज करें. अ लॉट ऑफ टाइम्स the captive breeding programs are done with a positive thinking, which is कि once हमारे पास क्या कहते हैं numbers increase हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर 50 एनिमल्स थे और वो 50 आपस में कैप्टिव ब्रीडिंग करते 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 500 हो जाएंगे. तो जब ये 500 हो जाएंगे तो एक सब्सटैंशियल नंबर बढ़ गया है. तो इन 500 ऑर्गेनिजम्स में से हम 300 या 400 को छोड़ देंगे ताकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में वापस चले जाएं. एक दफा वो अपने नेचुरल हैबिटेट में वापस चले गए, कुछ को हम फिर भी कैप्टिव रखेंगे ताकि वो कंटिन्यू करें कैप्टिव ब्रीडिंग करना. फिर नंबर्स बढ़ेंगे, हम उनको फिर से छोड़ देंगे उनके नेचुरल हैबिटेट में.
सो थिंकिंग यही होती है कि हम इनको हमेशा के लिए कैद नहीं करना चाहते, हम एक पॉइंट पर आके उनको रिलीज कर देना चाहते हैं जब सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ नंबर्स बढ़ जाएं। हाउएवर फिर एक प्रॉब्लम आती है, आपके वो इंडिविजुअल्स जो कि क्या कहते, आपके वो ऑर्गेनिजम्स जो कि कैप्टिव ब्रीडिंग में जिंदगी गुजार रहे थे, ऑब्वियसली उन्होंने क्या नहीं देखा, उन्होंने नेचुरल हैबिटेट अपना नहीं देखा। अब उन्होंने नेचुरल हैबिटेट अपना नहीं देखा, उन्होंने क्या कहते हैं एक, क्या कहते हैं, पिंजरे में या एक कैद खाने में जिंदगी गुजार दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि प्रेडेटर जब अटैक करेगा तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपने आप को सर्वाइव करवाना है। उनके अंदर जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उनका जो फाइट और फ्लाइट मोड है, वो इतना वेल अडेप्टेड या कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बिकॉज वो बहुत ही प्रोटेक्टेड जिंदगी जी रहे थे। उनको नहीं पता था कि कोई हमें खा भी सकता है, कोई हम पे हमला भी कर सकता है, कोई हमें हंट भी कर सकता है। सो दे डिड नॉट नो हाउ टू प्रोटेक्ट themselves। उनके अंदर जो सर्वाइवल बिहेवियर है, जो रिफ्लेक्सिव सर्वाइवल बिहेवियर होता है, वो डेवलप नहीं हुआ होता। फिर अब थोड़े से जाहिर सी बात है, उनको नवाबों वाली ट्रीटमेंट मिल रही थी, उनको खाना सजा सजाया मिल रहा था जू के अंदर। तो अब वो क्यों भाई जाके अपना खाना खुद ढूंढे, वो क्यों अपनी क्या कहते हैं giza का क्या कहते हैं साजो सामान खुद तलाश करे, उनको तो प्लेट में सजा के रोज जू वाला दे रहा था। तो एग्जैक्टली वो आलसी हो जाते हैं, वो नवाब हो जाते हैं। तो उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं आता वाइल्ड लाइफ में, उनको अपना खाना ढूंढना खुद से आता नहीं है, वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं स्पॉइल्ड बेबीज बन जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, ओवरऑल वो अपने नेचुरल हैबिटेट में क्या कहते हैं सर्वाइव नहीं कर पाते। अक्सर औकात ये हुआ है कि जब आपने अपने कैप्टिव एनिमल्स को रिलीज किया है ना वापस नेचुरल हैबिटेट में, विद इन अ फ्यू डेज या तो वो कोई उनको खा जाता है इसलिए वो मर जाते हैं, या फिर वो फूड की तलाश में, क्योंकि उनको सही से फूड तलाश करना आता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनका जो सर्वाइवल रेट है व्हेन यू रिलीज देम बैक इन द नेचुरल हैबिटेट, वो सर्वाइवल रेट उनका इतना ज्यादा नहीं होता, बिकॉज उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं बनी हुई होती। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? अच्छा, अगेन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को अभी मैं होल्ड पे रखी हूँ, हम लोग नेशनल पार्क डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग एक साथ एआरटीज पे बात करेंगे। सो आई एम गोना पुट इट ओवर हियर फॉर अ मिनट। अब हम आ जाते हैं नेशनल पार्क्स पे। कंपैरेटिवली हमारे पास जो नेशनल पार्क्स होते हैं, दे आर, या ARTs आर बेसिकली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। वी विल डिस्कस देम अभी सारी जो भी होती हैं। ओके, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? नेशनल पार्क्स बेसिकली एक लीगलाइज्ड एरिया होता है। एक जो कंट्री होती है वो एक जगह रिजर्व करती है और उस जगह पे क्या कहती हैं आपकी ऑब्वियसली मैनेजमेंट होती है जो मैनेज कर रही होती है। उस एरिया में बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ है और जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी ट्रीज हैं, जो प्लांट स्पीसीज हैं, उसको प्रोटेक्टेड रखा जाता है। इंश्योर किया जाता है कि किसी भी किस्म की ह्यूमन एक्टिविटी वहां पे मौजूद प्लांट्स को, वहां पे मौजूद एनिमल्स को हार्म ना पहुंचा रही हो, ओवर एक्सप्लॉइट ना कर रही हो। सो अ नेशनल पार्क इज बेसिक, एंड ऑल्सो हमारे पास जूस जो होते हैं ना, वो एक आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है। आप लोगों ने जूस अगर देखे भी हैं तो आप लोगों को पता होगा कि द जूस डोंट मिमिक द नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, नेशनल पार्क्स आर नेचुरल हैबिटेट्स which are set aside by the government for protection of wildlife। ठीक है, अच्छा जी। हमारे पास क्या कहते हैं, नेशनल पार्क में क्या हो रहा होता है, नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं ताकि जो भी वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो रही हो। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज
और हमारे पास क्या कहते हैं, टूरिज्म को इनकरेज करवाया जाता है लॉट ऑफ टाइम्स। जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं ना, वो अफ्रीका में बहुत है। अफ्रीका हैज एन अबंडेंस ऑफ नेशनल पार्क्स बिकॉज अफ्रीका में वाइल्ड लाइफ बहुत है, सहारन लाइफ बहुत है। सो अक्सर आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, ये मैंने कल भी रेफरेंस दिया था, एक बड़ी सी जीप होती है, उसमें क्या कहते हैं, रिसर्चर्स या पीपल हु लव वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, वो उस जीप में बैठ के क्या कहते हैं, आपके जो वाइल्ड लाइफ है उसके क्या कहते हैं व्यूज देख रहे होते हैं, उनको स्टडी कर रहे होते हैं। सो या सफारीज एग्जैक्टली। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि ये जो नेशनल पार्क्स है वहां पर ह्यूमंस एंटर नहीं कर सकते, ह्यूमन एंट्री बंद है, ऐसा नहीं है। ह्यूमंस बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं, ह्यूमंस बिल्कुल क्या कहते हैं उस वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बट वो अपनी हरकतों की वजह से वहां पे कोई डिस्ट्रक्शन, वहां पर कोई क्या कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। सो टूरिज्म होता है, बिल्कुल होता है। टूरिज्म से दो फायदे होते हैं। टूरिज्म से एक फायदा होता है ऑब्वियसली इकोनॉमी का, मुफ्त में वो टूरिज्म नहीं हो रहा होता, आपको क्या कहते हैं पे करना पड़ता है उस नेशनल पार्क की जो भी मैनेजमेंट या अथॉरिटी या गवर्नमेंट होती है उसे। तो आपकी इकोनॉमी बूस्ट होती है टूरिज्म से। दूसरा, आपकी अवेयरनेस जो है आपको फैला रहे होते हैं, तो जो भी टूर गाइड होता है, जो भी उस नेशनल पार्क का टूर दे रहा होता है, वो अवेयरनेस फैला रहा होता है। अगर कोई रिसर्चर्स हैं उनको दे रहा होता है, अगर कोई जनरल टूरिस्ट हैं उनको दे रहा होता है, दैट व्हाई देयर इज अ नीड टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ and what measures is the government or this particular park taking in order to ensure कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। तो टूरिज्म से इकोनॉमी बूस्ट होती है, अवेयरनेस आपकी फैलती है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। फिर हमारे पास ऑब्वियसली जो भी कंट्री है जहां पर वो नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है, उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना, वो उस नेशनल पार्क से खुश होनी चाहिए। उसको ये ना लगे कि यार अच्छा भला लैंड था, अगर हम यहाँ पर अर्बनाइजेशन कर लें या इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लें तो हमारा फायदा है, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये तो हमारे पास क्या कहती हैं, नेशनल पार्क होना या एनिमल्स को प्रायोरिटाइज करना in one or the other way is sabotaging our growth, our job opportunities। ये भी थॉट आ सकती है वहां की जनरल पब्लिक में। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो नेशनल पार्क है या आपका जो मकसद है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का, वो जनरल पब्लिक एक्सेप्ट करे, और ना सिर्फ एक्सेप्ट करे बल्कि उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, तो आप क्या करोगे, आप जनरल पब्लिक को जनरल पब्लिक is provided with financial opportunities in the नेशनल पार्क। किस तरह से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज? अब नेशनल पार्क कोई छोटा सा पार्क नहीं होता जैसे हमारे गली मोहल्ले के पार्क होते हैं, नेशनल पार्क्स आर लाइक ह्यूज, लाइक देर वेरी ह्यूज। तो वहां पर आप कोई छोटा सा एरिया दे दो कि अच्छा चलो यार आप लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर कर लो, आप यहाँ पे अपनी फार्मिंग कर लो, आप अपने यहाँ पे क्या कहते हैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग कर लो। जो एक हिस्सा दे दिया उस बड़े से नेशनल पार्क में आवाम को कि यहाँ पर आप अपनी क्या कहते हैं खेती बाड़ी कर सकते हो, अपना पैसा कमा सकते हो, अपनी लिविंग जनरेट कर सकते हो। या फिर अगेन नेशनल पार्क बहुत बड़ा होता है, वो अंडर द गवर्नमेंट आता है, उसकी पूरी एक मैनेजमेंट बॉडी होती है, मैनेजेरियल बॉडी होती है, उसकी अपनी क्या कहते हैं लेजिस्लेशन होती है। सो इसमें बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, आप टूरिस्ट बन सकते हो, आप वहां पर क्या कहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। सो नेशनल पार्क्स के लिए एक्सेप्टेबिलिटी और उनकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोपोगेट करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू एक्टिवली इन्वॉल्व द जनरल पब्लिक ऑफ दैट कंट्री ऑफ दैट एरिया एज वेल, सो दैट आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल रहे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? एवरीथिंग्स क्लियर? सो नेशनल पार्क्स में नेचुरल हैबिटेट होता है, जूस में आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है। अगेन अगर कंपैरेटिव एनालिसिस आए तो आप कंपेयर कर सकते हो। अगर क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव किस्म का आ जाए कि नेशनल पार्क बेहतर हैं तो और जूस बेहतर हैं, तो अगेन आपके पास सब्जेक्टिव फ्रीडम होता है, आपको जो साइड को चूज करना है आप करो। दोनों के एस्पेक्ट्स बता के अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिफेंड करना होगा। दीज आर द पॉइंट्स दैट यू वुड यूज। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आप लोग बता दोगे एंड वट एवर साइड यू आर चूजिंग यू कैन चूज। तो अगर क्या कहते हैं 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप उस पर एनालिसिस कर सकते हो।